उस स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में सोचिए जिसे हम सब जानते हैं जी। अब जरा ये सोचिए कि क्या होता अगर ये कहानी बिल्कुल अलग होती। अगर 11 पहले ही सीजन में हमेशा के लिए मर जाती, या अगर स्टीव हैरिंगटन, किंग स्टीव, कभी हीरो बनता ही नहीं। देखिए सवाल ही मतलब रोंगटे खड़े कर देता है ना? आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स की उसी छिपी हुई दुनिया में झांकने वाले हैं। वो कहानियां जो कभी बन ही नहीं पाई, वो डरावने मोड़ जिन्हें मेकर्स ने छोड़ दिए, और सबसे दिलचस्प वो असली दुनिया की साजिशें जिन्होंने हॉकिंस की नींव रखी। बिल्कुल, ये सिर्फ पर्दे के पीछे की बातें नहीं है, ये वो राज हैं जो शायद आपके देखे हुए शो को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो चलिए उस दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या छिपा है। शुरुआत उस सच से करते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या? ये शो लगभग बना ही नहीं था। डफर ब्रदर्स की स्क्रिप्ट को हॉलीवुड में, आप मानेंगे नहीं, 15 से 20 बार रिजेक्ट किया गया था। अनी का सबसे अनोखा हिस्सा ही समझ नहीं आया। वो कहते थे, आपकी कहानी बच्चों और बड़ों दोनों पर एक साथ कैसे फोकस कर सकती है, ये तो अजीब है। मतलब उन्हें या तो बच्चों का शो चाहिए था या बड़ों का। हाँ बिल्कुल, वो कहते थे या तो इसे बच्चों का शो बनाओ या फिर सिर्फ हॉपर पर फोकस करो, जो शहर में हो रही पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच कर रहा है। कमाल है। और सिर्फ यही नहीं, शो का नाम और जगह भी तो कुछ और ही थे, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शो का ओरिजिनल नाम स्ट्रेंजर थिंग्स था ही नहीं। अच्छा, क्या था? मॉन्टॉक। मॉन्टॉक। हाँ, और कहानी इंडियाना में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर बसे एक कोस्टल टाउन में सेट थी। वो जॉज मूवी वाला माहौल बनाना चाहते थे। एक मिनट, इससे तो कहानी का पूरा फील ही बदल जाता। हॉकिंस का वो छोटा अलग थलग शहर वाला एहसास ही तो शो की जान है। सही बात है, लेकिन इन सबसे बड़ा बदलाव तो कुछ और ही था। इससे भी बड़ा? हाँ, ये शो मूल रूप से एक लिमिटेड सीरीज के तौर पे बनाया जा रहा था। लिमिटेड सीरीज मतलब एक सीजन और कहानी खत्म। बस, कोई दूसरा, तीसरा या चौथा सीजन नहीं। और इसका मतलब 11 का क्या होता? उस प्लान का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा यही था। सीजन 1 के अंत में 11 को डेमोगॉर्गन को हराने के लिए खुद को कुर्बान करना था। नहीं। और ये कोई नकली मौत नहीं होती, परमानेंट, वो वापस नहीं आती। अरे बाप रे। तो फिर ये तो नेटफ्लिक्स था जिसने कहानी में दम देखा और कहा नहीं, हमें ये कहानी आगे बढ़ानी है। और इसी एक फैसले की वजह से 11 का किरदार जिंदा रहा। सोचकर भी डर लगता है। और सिर्फ 11 ही नहीं, कई किरदारों की किस्मत भी बिल्कुल अलग लिखी गई थी। स्टीव हैरिंगटन की बात कर लेते हैं। हाँ। आज वो सबका फेवरेट बेबी सिटर है। हाँ। लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में तो वो कहानी का सबसे बड़ा विलन था, एक बहुत बड़ा बदमाश। स्क्रिप्ट में तो एक सीन ऐसा भी था जिसमें वो नैन्सी पर जबरदस्ती करता, बहुत ही डरावना। क्या? और उसका अंत भी तय था। उसे पहले सीजन में ही मर जाना था। तो फिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि कहानी का सबसे बड़ा विलेन सबका चहेता हीरो बन गया? इसका क्रेडिट जाता है एक्ट्रेस जूई कीरी को। उनका परफॉर्मेंस इतना चार्मिंग था कि डफर ब्रदर्स को भी उससे प्यार हो गया। अच्छा। उन्होंने देखा कि जोई कीरी ने किरदार में एक अनचाही मासूमियत और एक छिपा हुआ अच्छा इंसान डाल दिया था, और बस उन्होंने स्टीव का पूरा आर्क ही बदल दिया। मतलब एक एक्टर के परफॉर्मेंस ने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किरदार को बचाने का फैसला नहीं था, ये शो की आत्मा को बदलने का फैसला था। किरदारों के साथ ऐसे और भी डार्क आइडियाज थे जिन्हें छोड़ दिया गया, जैसे बॉब न्यूबी की मौत। हाँ, वो तो पहले ही बहुत दुखद थी, पर क्या ये सच है कि एक आइडिया इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था? हाँ, एक शुरुआती विचार ये था कि सीजन 2 में बॉब को डेमोडॉग्स नहीं, कौन मारता? विल बायर्स मारता, जब उस पर माइंड फ्लेयर का कब्जा था। हे भगवान, ये तो बहुत तकलीफदेह हो जाता। विल के ऊपर कितना बड़ा अपराध बोध होता कि उसमें अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को मार दिया। बिल्कुल। जॉयस और विल का रिश्ता शायद फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। लेखकों को भी यही लगा कि ये विल के किरदार के साथ नाइंसाफी होगी, तो उन्होंने बॉब को एक हीरो की मौत दी, जो ज्यादा असरदार साबित हुई। लेकिन सबसे डरावना आइडिया जो छोड़ा गया वो 11 से जुड़ा था। इससे भी डरावना? हाँ, एक शुरुआती ड्राफ्ट में सीजन 2 में 11 को दया के तौर पर अपनी ही माँ टेरी ईव्स को मारना था। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। टेरी ईव्स तो पहले से ही एक ट्रेजिक कैरेक्टर है। और यही वजह थी कि इसे हटा दिया गया। अगर 11 अपनी माँ को इस तरह मारती तो ये उस किरदार पर एक ऐसा मानसिक बोझ डालता जिससे उभरना लगभग नामुमकिन होता। ये शो के लिए कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता है। सही फैसला किया। लेकिन जो बात इस शो को असल में खौफनाक बनाती है वो ये है कि इसकी नींव सिर्फ कल्पना पर नहीं बल्कि असली सरकारी साजिशों पर रखी है। हॉकिंस लैब जैसा कुछ सच में मौजूद था। हाँ बिल्कुल। हॉकिंस लैब असल में न्यूयॉर्क के मॉन्टॉक में स्थित कैंप हीरो नाम के एक असली
वीरान सैन्य अड्डे से प्रेरित है। और ये जगह मॉन्टॉक प्रोजेक्ट नाम की साजिशों का केंद्र रही है। हाँ, और ये थ्योरीज किसी साइंस फिक्शन कहानी से कम नहीं है। लोग मानते हैं कि कैंप हीरो के नीचे बनी लैब्स में सरकार मनोवैज्ञानिक युद्ध, टाइम ट्रैवल और माइंड कंट्रोल पर गुप्त प्रयोग करती थी। और ये भी कि इन प्रयोगों के लिए बच्चों को अगवा किया जाता था। यहाँ तक कि एक लेखक ने तो दावा किया कि वो खुद इन प्रयोगों का शिकार थे। उन्होंने एक मॉन्टॉक चेयर के बारे में बताया जिस पर बिठाकर उनकी साइकिक एनर्जी को इतना बढ़ा दिया जाता था कि वो सिर्फ सोचकर चीजों को असलियत में बदल सकते थे। ये तो बिल्कुल 11 जैसा है, लेकिन ये सब तो सिर्फ थ्योरीज है ना, या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? यहीं पर कहानी और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि एक और असली सरकारी कार्यक्रम था। कौन सा? प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये CIA का एक वास्तविक डॉक्यूमेंटेड कार्यक्रम था। माइंड कंट्रोल वाला? हाँ, 50 और 60 के दशक में उन्होंने हजारों अमेरिकी नागरिकों पर उनकी जानकारी के बिना LSD जैसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया ताकि वो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका खोज सकें। और शो इसी को कहानी से सीधे जोड़ता है। बिल्कुल। 11 की मां टेरी ईव्स इन्हीं MK अल्ट्रा प्रयोगों का हिस्सा थी। तो 11 की शक्तियां सिर्फ कल्पना नहीं है, वो असली, गुप्त और बेहद क्रूर CIA प्रयोगों पर आधारित हैं। अरे बाप रे, ये तो शो के हॉरर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। सही बात है। ओके, तो अब बात करते हैं ग्रैंड फिनाले की। प्रशंसकों के बीच एक बहुत बड़ी थ्योरी चल रही है कि वेक्ना का असली प्लान सिर्फ दुनिया पे कब्जा करना नहीं है। नहीं, वो कुछ ज्यादा बड़ा करना चाहता है। क्या? उसका असली प्लान है समय को फिर से लिखना। समय को फिर से लिखना? हाँ, और इसके सबूत पूरे शो में बिखरे पड़े हैं। सबसे पहले, शो में लगातार घड़ियों और समय का जिक्र। वेक्ना का वो डरावना दादाजी क्लॉक। हाँ, जो उसके हर शिकार को दिखाई देता है। दूसरा और सबसे बड़ा सबूत, अपसाइड डाउन एक ही तारीख पर अटका हुआ है, 6 नवंबर 1983, जिस दिन विल गायब हुआ था। बिल्कुल। उस दिन के बाद से अपसाइड डाउन में समय आगे बढ़ा ही नहीं है, सब कुछ उसी एक पल में जम गया है। और ये तारीख क्रील परिवार के हत्याकांड से भी जुड़ी है ना? हाँ, 6 नवंबर 1983 क्रील परिवार के हत्याकांड के ठीक 24 साल बाद की तारीख है। ये एक टेम्पोरल बीट या समय की एक लय की तरह है। ये सुनने में तो कमाल का है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हो सकता है ये सब बस मजेदार ईस्टर एग्स हो सकता है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है। याद कीजिए, बैक टू द फ्यूचर में समय बदलने का केंद्र क्या था? हिल वैली का क्लॉक टावर। आप सोचिए, जब वेक्ना ने सीजन 4 में 4 गेट खोले तो उन सभी का केंद्र बिंदु जहां वो सब आकर मिले, वो जगह कौन सी थी? हॉकिंस सिटी हॉल का क्लॉक टावर। एग्जैक्टली। ये एक सीधा और बेहद डरावना इशारा है। ये तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। तो अगर ये सच है तो वेक्ना का प्लान क्या है? एक थ्योरी के अनुसार वो 12 अगवा किए गए बच्चों का उपयोग करना चाहता है। 12 बच्चे एक घड़ी के 12 घंटों की तरह, एक साइकिक रिचुअल के लिए, ताकि वो समय को फिर से शुरू कर सके। हाँ, शायद 1959 में वापस जाकर अपने परिवार को बचा सके, या फिर 1983 में जाकर 11 को इतिहास से ही मिटा दे। अगर वो समय को रीसेट कर सकता है तो इसका मतलब तो ये है कि मैक्स की आंखें और उसकी जिंदगी वापस मिल सकती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि उसने जो बहादुरी दिखाई वो सब मिट जाएगा। यही तो इस थ्योरी का सबसे दुखद पहलू है। और विल बायर्स मेकर्स ने कहा है कि शो का अंत विल से ही होगा। और यहीं पर डंजन्स एंड ड्रैगन्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेफरेंस आता है, आई ऑफ वेक्ना। ये क्या है? ये एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट है जो वेक्ना को हरा सकता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत? इसे इस्तेमाल करने वाले को अपनी एक आंख कुर्बान करनी पड़ती है। अपनी एक आंख? तो क्या इसका मतलब यह है कि विल को, जो अब तक कहानी का सबसे बड़ा पीड़ित रहा है, वेक्ना को हराने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी? हो सकता है। ये उसके सफर को एक दुखद लेकिन वीर अंत देगा। वो बच्चा जो सबसे कमजोर लगता था, वही शायद अंत में सबका रक्षक बने। तो आज हमने देखा कि कैसे एक्टर्स ने किरदारों की किस्मत बदल दी, कैसे डरावने विचारों को हटा दिया गया और कैसे असली साजिशों ने हॉकिंस की नींव रखी। बिल्कुल। और अब शो का अंत सिर्फ राक्षसों से लड़ना नहीं रह गया है, ये समय, यादों और इतिहास की लड़ाई है। वेक्ना हमें दिखाता है कि सबसे बड़ा डर आने वाले कल का नहीं, बल्कि उस बीते हुए कल का है जिसे बदला जा सकता है। और हम आज की बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। अगर वेक्ना का असली मकसद वाकई समय को फिर से लिखना है, तो कहानी का वो कौन सा एक पल है जिसे बदलने से सब कुछ ठीक हो सकता है?
क्या 1959 में हेनरी क्रील को बचाना ही हॉकिंस को बचा सकता है, या ये एक और बड़ी तबाही को जन्म देगा?